बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से 5 वक्त की नमाज अदा करते होंगे, कुरान पाक पढ़ के तर्जमा और जो इल्म आपको हासिल हो उस पर अमल भी करते होंगे। अब अगर कंप्यूटर साइंस की भी अगर बात कर लें, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लें, तो उसमें जो इल्म हासिल हो उस पर अमल का मतलब अमल भी करना होता है। और उसका मतलब ये है कि उसको याद करना और उसको फिर अप्लाई करना और फिर जो पेपर्स आएँ या अपने कंसेप्ट जो हैं उनको रोज़ बरोज़ क्लियर से क्लियर करना। इसी तरीके से जो दीनी इल्म है तो उसका मतलब भी यही है कि उसको पढ़ा जाए, उसको समझा जाए। कोई क्वेश्चंस हैं तो डेफ़िनेटली अल्लाह के करम से उलमा से किए जाएं और उसके बाद फिर उस पर अमल भी किया जाए। तो अब अल्लाह के करम से आप भी ये करते होंगे। तो अभी हम चैप्टर नंबर 3 जो है ये हमारा एंडिंग की तरफ है। ये चैप्टर नंबर 3 हमारा बस एक टॉपिक हमारा रह गया है, उसके बाद इसके MCQs होंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ये चैप्टर है डेटाबेस डिज़ाइन। अब डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर जो आज का टॉपिक है वो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। अब वक्त के साथ साथ जो है नेटवर्क एनवायरनमेंट है तो डाटा को डिस्ट्रीब्यूट शेयर करना होता है। अब जब शेयर करना होता है फिर वो स्टोरेज पॉइंट्स कौन से होंगे, क्योंकि अब जो है यूज़र के हवाले से जो एफिशिएंसी पहले भी थी, लेकिन वक्त के साथ जिसको आप कंपटीशन कहते हैं वही फिर एफिशिएंसी भी कन्वर्ट हो जाती है, बन जाती है। तो अब एफिशिएंट जो हमारे पास रिस्पॉन्स, एफिशिएंट प्रोग्रामिंग, उसके लिए भी अब डाटा जो है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी ये हमें सोचना पड़ता है कि कहाँ पर डाटा को अगर स्टोर किया जाए तो डाटा शेयरिंग और जो एफिशिएंसी जो है कि रिस्पॉन्स फास्ट हो वो हमें बेहतर से बेहतर हो और रिस्पॉन्स हमें एफिशिएंटली और टाइमली और अपडेट नॉलेज हमें मिले। तो ये टॉपिक डेटाबेस के हवाले से अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी फार्मूला। किन बातों को ज़हन में रख कर कौन सा हम डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी जो है फार्मूला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। तो ये टॉपिक जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। ये चैप्टर नंबर 3 जो है ये हमने स्टार्ट किया और ठीक है, डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस, और उसमें ये डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी का टॉपिक हमने करना है। अब टेक्स्ट बुक में जो है जो हम प्रीवियस लेक्चर से कर रहे हैं कि इसमें फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन और कंपोनेंट्स ऑफ फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन, और उसके अंदर ही ये टॉपिक डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी आया हुआ है। आपको ये नॉलेज दिया हुआ है कि इसी टॉपिक के अंदर 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अब नोट्स में ये बेटर इस तरह सॉल्व किए गए हैं कि ये अलग सेपरेट 2 सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चंस की तरह आपको इसका नॉलेज दे दिया है। उसका फ़ायदा क्या है कि इससे प्रीवियस टॉपिक जो है नोट्स में वो अगर फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन उसके कंपोनेंट्स आता है तो वो आप क्वेश्चन उस तरह आंसर अटैम्प्ट कर लेंगे। और अगर ये डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी अगर सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये आज का टॉपिक है, ताकि टेक्स्ट बुक के हवाले से आपको एक ही टॉपिक के अंदर 2 लॉन्ग क्वेश्चन खुद से एक्सट्रैक्ट करना जो है वो आसान हो जाए। तो अब ये देखें, ये 2018 में ये लॉन्ग क्वेश्चन आया है। अब लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से फिर इसका कुछ मटेरियल जो है आपको इंक्रीज़ करके बता दिया गया ताकि आप ये फुल फ्लैज लॉन्ग क्वेश्चन की तरह इसको अटैम्प्ट कर लें। अब डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी का मतलब है मेथड या फार्मूला। अब डाटा को किस तरह शेयर किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब डिफरेंट अगर जो फार्मूलाज हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस को ज़हन में रख कर आप जो स्पेसिफिक रिक्वायर जो फार्मूला है डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करने का वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक है। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी मेथड मीन्स टू डिफाइन अ स्ट्रेटजी और प्लान फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा एंड प्रोसेसेस, कि डाटा किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कहाँ पर डाटा को होल्ड किया जाएगा, कहाँ से डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। अब प्रोसेसिंग यूनिट्स कौन कौन से होंगे, कहाँ से आपको एक्सेस दी जाएगी, कहाँ से आपको रिस्पॉन्स वैलिड आंसर मिलेगा। The data and process information is refined to include support processes and then a strategy for placement is planned। कि
अब ये डेफिनेटली रिफाइन डिफरेंट मेथड्स हैं कि डिज़ाइनिंग के अंदर भी हमारे पास जो स्ट्रेटजीज़ मेथड्स हैं वो हम बेटर से बेटर करते जाएं, ताकि जब इसको इम्प्लीमेंट करना हमें पड़े, जब हम इम्प्लीमेंट का फेज़ आए, तो अब क्योंकि डिज़ाइन एंड पे अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसको डिज़ाइन एंड पे हमने सॉल्व कर दिया है, तो डेफिनेटली जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो अल्लाह के करम से उसके अंदर भी बेटर इम्प्लीमेंटेशन ही होगी, उसके अंदर भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये यहाँ पे भी यही है कि जब इसको रिफ़ाइन करेंगे कि तो फिर प्रोसेसेस क्या क्या होंगे, क्या क्या हमारे काम हैं, और ये काम जो हैं इसको अगर हम स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो कहाँ पर इसको प्लान किया जाएगा कि इसको स्टोर किया जाए, प्लेस किया जाए। नॉर्मली मैनी ऑर्गेनाइजेशन आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब यहाँ पे नेटवर्क तो आ गया, लेकिन आप उसके अंदर आगे आप ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क्स के सब्जेक्ट्स भी आप आगे पढ़ेंगे, और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये आप डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ये सारे टॉपिक्स जो हैं सब्जेक्ट्स वाइज आप आगे पढ़ेंगे। तो अब जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि शेयरिंग मोड में है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वो भी डाटा शेयर कर रही हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं डिफरेंट फिज़िकल लोकेशंस पर, तो ये टर्म जो है अब बेटर से बेटर और एनहेंस होती जा रही है। Normally, many organizations are using distributed computer networks. These organizations face a significant problem in physical database design. उसमें ऑर्गेनाइजेशन को ये एक प्रॉब्लम फिर आ जाता है कि जब डेटाबेस को डिज़ाइन जब आप करते हैं फिजिकली, द प्रॉब्लम इज़ दैट दे हैव टू डिसाइड, ये डिसाइड करना पड़ता है, एंड सेलेक्ट नोड्स और साइट्स एरियाज इन नेटवर्क एट विच डाटा विल बी लोकेटेड फिजिकली, कि डाटा जो है उसको कहाँ पर स्टोर किया जाएगा, कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे डाटा को स्टोर किया जाएगा, ताकि जब यूज़र डाटा एक्सेस करना चाहें, जब डाटा डिमांड करें अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, तो रिस्पांस जो है वो बेटर ही रहे, रिस्पांस अफेक्ट ना हो। तो डेफिनेटली ये स्टोरेज पॉइंट्स जो हैं ये प्लान करना, ये भी बहुत एक अच्छी वर्किंग है और डिज़ाइनिंग है। द बेसिक डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज मेथड्स क्या हो सकते हैं आर एज फॉलो। सबसे पहले है सेंट्रलाइज डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। अब इसमें क्या होगा, कंप्लीट डाटाबेस जो है वो एक इज़ सेंट्रलाइज एंड रिजाइड्स ऑन अ सिंगल मशीन, एक ही जगह पर उसको स्टोर कर दिया जाएगा कंप्लीट डाटाबेस को, जो कम्बिनेशन है डिफरेंट डाटा और प्रोसेसेस का। इन दिस स्ट्रेटजी ऑल डाटा इज़ लोकेटेड एट अ सिंगल साइट, सारा डाटा जो है एक ही जगह पर आप उसको स्टोर करेंगे। इट इज़ सिंपल एंड ईजी टू कंडक्ट, ठीक है जी, ये तो आसान है, और ये इसको फिर मैनेज करना भी वो भी आसान ही है, क्योंकि एक ही जगह पे आप डाटा स्टोर करते जा रहे हैं तो उसी पॉइंट पे सारों की एक्सेस देनी है, डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है। एक ही जगह पे जितने भी यूज़र्स हैं जो नेटवर्क से डाटाबेस से कनेक्ट हो रहे हैं, वो सारे कनेक्शन पॉइंट्स एक ही जगह पर आ रहे हैं। तो इस हवाले से ये सिंपल और ईजी तो है, लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या, डाटा स्टोर्ड एट रिमोट साइट इज़ नॉट एक्सेसिबल रेडिली और फ्रीली। अब डेफिनेटली जिस तरीके से अगर हम अपनी लाइफ में भी फ़िज़िकल लोकेशंस की बात करते हैं, अगर कहीं करीब हमने जाना है तो ज़ाहिर है टाइम कम रिक्वायर होगा, दूर जाना होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसी तरीके से अगर आप स्टोरेज पॉइंट्स जो हैं वो अगर नियर हैं तो आपको एक्सेस डेफिनेटली फास्ट मिलेगी। वो हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक्सेस मेथड जो है वो एफिशिएंट ही हैं, और अगर किसी लोकेशन जो थोड़ी सी फार ऑफ है वहाँ से अगर उसको डाटा को एक्सेस दी जाएगी, तो अगर हमारे पास कि वो जो कम्युनिकेशन मेथड्स वो एफिशिएंट हैं तो डेफिनेटली उसमें भी टाइम कुछ रिक्वायर ज़्यादा होगा। डाटा कम्युनिकेशन कॉस्ट में भी हाई, ज़ाहिर इस तरीके से अगर जो स्टोरेज पॉइंट्स जो हैं ज़रा दूर हैं तो वो जो हमारे पास जो कम्युनिकेशन मेथड्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे उस पर भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी। इस हवाले से फिर डाटा कम्युनिकेशन कॉस्ट जो है वो भी बढ़ जाएगी। नियर वाले उनकी डाटा कम्युनिकेशन कॉस्ट कम होगी, अगर दूर से डाटा को एक्सेस किया जाएगा डेफिनेटली कम्युनिकेशन कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होगी। ये डाटाबेस सिस्टम्स टोटली फेल्स व्हेन दी सेंट्रल सिस्टम फेल्स, और क्योंकि स्टोरेज पॉइंट आपने एक ही जगह पर रखा हुआ है तो इन केस अगर उस सेंट्रल सिस्टम पे अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हर कोई इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डाटा तो सेंट्रली एक ही जगह पे स्टोर किया जा रहा है। अब कोई भी डाटा को एक्सेस कर ही नहीं सकता, क्योंकि डाटा जो मेन स्टोरेज पॉइंट जो है सेंट्रल सिस्टम जो है वही इफेक्ट हो गया, तो इसका मतलब है एंटायर सिस्टम ही इफेक्ट हो। कोई भी यूज़र
किसी भी किस्म का डाटा कहीं से भी एक्सेस कर ही नहीं सकता, क्योंकि सेंट्रल सिस्टम जो है वही उसमें प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, ये इसके डिसएडवांटेज है। अब इसके लिए फिर और हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। वो क्या है? एक तो है पार्टीशन। इन दिस स्ट्रेटजी, अब इसमें क्या है, द डेटाबेस इज़ डिवाइडेड इनटू पार्टीशन और फ्रैगमेंट। डेटाबेस को डिफरेंट पोर्शन, पार्टीशन, फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाए। ईच पार्टीशन इज़ असाइन टू अ पर्टिकुलर साइट, और एक डिफरेंट जो पार्टीशन है डेटाबेस का, जो एरिया है, जो पार्ट है, वो एक स्पेसिफिक एरिया में, साइट पे, उसको लोकेशन पे उसको स्टोर कर दिया जाए। अब उसका फ़ायदा क्या है? द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रेटजी इज़ दैट डाटा इज़ मूव्ड क्लोजर टू लोकल यूज़र एंड बिकम्स मोर ईजीली एक्सेसिबल। इसका फ़ायदा क्या हो गया कि डेफिनेटली इसको प्लान करना भी ज़ाहिर है, इसमें वर्किंग काफ़ी ज़्यादा है कि डिफरेंट स्टोरेज पॉइंट्स कर दिए हैं, और वो जो उससे जो नियर अबाउट जो यूज़र्स हैं वो स्टोरेज पॉइंट को एक्सेस कर रहे हैं। और कोई और अगर स्टोरेज पॉइंट है डेटाबेस का जो हमने पोर्शन में डिवाइड किया पार्टीशन में, तो उससे नियर बाय जो यूज़र हैं वो उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो हर एक की एक्सेस का जो फिज़िकल लोकेशंस है वो ऑलमोस्ट सेम हो गया। जब सेम हो गया, क्योंकि तो फिर वो डाटा जो है वो रिस्पॉन्स जो है हर एक को बेटर मिल रहा है। लेकिन अब इसमें ये अगर देखें कि वो एक नियर बाय यूज़र अपने नियर बाय जो डेटाबेस का जो पार्टीशन है उसी को एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि डाटा उधर ही अवेलेबल है। अगर किसी फार ऑफ कोई और यूज़र उसका जो स्टोरेज पॉइंट जो है वो कोई और है, लेकिन अगर किसी और स्टोरेज पॉइंट को वो यूज़र कहीं दूर से अगर एक्सेस करना चाह रहा है, तो इस तरह ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो नियर बाय, क्योंकि डाटाबेस के जो पार्टीशंस किए हुए हैं, तो कुछ स्पेसिफिक यूज़र उस स्पेसिफिक पार्टीशन को एक्सेस कर सकते हैं, किसी और पार्टीशन को एक्सेस नहीं। और अगर उसको एक्सेस दी जाए किसी और स्टोरेज पॉइंट की, तो इसका मतलब फिर वो प्रॉब्लम तो वही आ जाएगा कि रिस्पॉन्स अफेक्ट हो जाएगा। तो ये अब ये मुख्तलिफ हमारे पास स्ट्रेटजीज़ हैं। कई दफ़ा इसको एज ए होल और कई दफ़ा इसको पार्टली जो है वो भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और इसका आगे ये हो गया रेप्लिकेटेड। रेप्लिकेटेड का मतलब रिपीट से निकला है कि डेटाबेस की एक से ज़्यादा कॉपीज़ बना दी, और वो सारी कॉपीज़ डिफरेंट स्टोरेज साइट्स पे जो है पॉइंट्स पे वही कॉपी जो है उसको इम्प्लीमेंट स्टोर कर दिया गया। इसका मतलब है अब यूज़र जो है किसी भी किस्म का डाटा जो है वो अपने जो नीयरेस्ट पॉइंट, क्योंकि नीयरेस्ट पॉइंट जो उसके अंदर भी डेटाबेस की जो डेफिनेटली कॉपीज़ कंप्लीट डेटाबेस की बना के ही रखी हुई है ना, तो डिफरेंट स्टोरेज लोकेशंस पे सेम डाटा ही मौजूद है, उसकी कॉपीज़ पड़ी हुई हैं। तो यूज़र कहीं से किसी भी नियरेस्ट पॉइंट से डाटा एक्सेस जब कर लेगा तो उसके पास उसका रिस्पॉन्स फास्ट हो जाएगा। लेकिन उसमें यह है कि जब भी कहीं पर भी डाटा कोई अपडेट किया जाएगा, यानी एंटर किया जाए, मॉडिफाई किया जाए, डिलीट किया जाए, कोई भी चेंज की जाए, तो वो अब एक लोकेशन पे उसको अपडेट नहीं करना, डिफरेंट जितने भी स्टोरेज पॉइंट्स हैं हर जगह उसको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि यूज़र जो है कहीं से भी डाटा को एक्सेस कर सकता है नियरेस्ट पॉइंट के हवाले से। ये प्रॉब्लम रेप्लिकेटेड डेटाबेस इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस in which multiple copies of some data items are stored at multiple sites। जो डेटाबेस है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं उसको स्टोर किया गया मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ साइट्स पे। मेंटेनिंग द करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा इज़ ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS या DBMS की कोई भी टाइप हो, उसमें ये कंसिस्टेंसी तो रिक्वायर ही होती है कि ये नहीं कि डाटा एक जगह पे मौजूद है, वो कोई और डाटा एक्सेस अगर यूज़र करे तो उसको कुछ और मिल रहा है, और वही डाटा कोई और यूज़र कहीं और से एक्सेस करे या किसी और जगह से डाटा सेव है वहाँ से एक्सेस करे, तो उसको डिफरेंट जो है वैल्यूज़, डिफरेंट डाटा जो है वो रिटर्न किया जा रहा है। तो ये तो कंसिस्टेंसी नहीं ना होगी। लेकिन कंसिस्टेंसी यही है कि कहीं से भी डाटा एक्सेस है तो सेम ही डाटा हर कोई एक्सेस कर रहा है। इन डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS इट इज़ एज्यूम्ड दैट अ रेप्लिकेट डेटाबेस शुड बिहेव लाइक ए डेटाबेस सिस्टम मैनेजिंग ए सिंगल कॉपी ऑफ द डाटा। इसमें भी ऐसे ही है कि रेप्लिकेट डेटाबेस भी है तो उसके अंदर भी वो सेम ही डाटा हर जगह एक्सेस किया जा रहा हो। एज रेप्लिकेशन इज़ ट्रांसपेरेंट फ्रॉम यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू। ये रेप्लिकेशन जो है यूज़र का तो इससे कंसर्न नहीं कि डाटाबेस की एक कॉपी बन रही है, एक ज़्यादा कॉपीज़ बन रही हैं, कहाँ किस लोकेशन पे एक जगह पे डाटा बेस को स्टोर किया जा रहा है या मल्टीपल पॉइंट्स को पे स्टोर किया जा रहा है। यूज़र का तो उससे कंसर्न नहीं होता। यूज़र तो सिर्फ यही रिक्वायर करता है कि रिस्पॉन्स पर उसको जो है जो रिक्वायर्ड डाटा है वो उसको मिले, रिक्वायर आंसर मिले, रिस्पॉन्स जो रिक्वायर कर रहा है वही मिले।
और कम नंबर ऑफ़ टाइम पे और वो रिस्पॉन्स जो है वो फास्ट हो, एफिशिएंट हो। बट लेकिन अब इस रेप्लिकेटेड डेटाबेस जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी है इसमें ये प्रॉब्लम आ जाएगा। बट इट क्रिएट्स अपडेट प्रॉब्लम बिकॉज ईच डेटाबेस चेंज, जो भी डेटाबेस में अगर किसी भी तरह की चेंज आएगी, मस्ट बी रिलायबली प्रोसेस एंड सिंक्रोनाइज एट ऑल साइड्स। हर जगह पे जो भी डेटाबेस में आप चेंज करेंगे, हर जगह पे, क्योंकि एक स्टोरेज पॉइंट नहीं है, एक ज़्यादा स्टोरेज पॉइंट है, तो हर जगह पे वो डाटा को अपडेट करना रिक्वायर है, सिंक्रोनाइज। जो एक डाटा जो एक लोकेशन पे मौजूद है, वैसा ही डाटा वो दूसरी लोकेशन पे, दूसरी साइट पे भी मौजूद होना चाहिए। तो ये अपडेट प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास है, आगे हम देखते हैं, वो है अब हाइब्रिड। हाइब्रिड एक और स्ट्रेटजी भी है, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। इसमें क्या हुआ, in this strategy the database is divided into critical and non critical fragments और partition। इसमें important और less important जो है fragments के वाले से database को divide कर दिया। अब ये divide करने का जो issue है ये main है, इसकी definitely better planning require है कि database का कौन सा जो portion है वो more important है than other portions। अब ये इसको डिसाइड करना डेफिनेटली इसके लिए एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर है कि जी क्रिटिकल फ्रैगमेंट हम किसे कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट फ्रैगमेंट्स किसे कह रहे हैं, और ज़रा लेस इंपॉर्टेंट फ्रैगमेंट्स पोर्शन डेटाबेस का हम किसको कह रहे हैं, किस तरह डिनोट कर रहे हैं, क्या मेथड है जिससे हम क्रिटिकल फ्रैगमेंट और नॉन क्रिटिकल फ्रैगमेंट जो है डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये इसमें प्रॉब्लम। लेकिन अगर इस तरह इसको वैलिड हम इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो अब क्या होगा, द क्रिटिकल फ्रैगमेंट्स आर स्टोर्ड एट मल्टीपल साइड। वो जो क्रिटिकल फ्रैगमेंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फ्रैगमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो सेट ऑफ डाटा, जो इंफॉर्मेशन है, उसको हम सिर्फ स्टोर करें मल्टीपल साइट पे, सारे डाटा को नहीं, होल डाटाबेस को नहीं, बल्कि जो हमारे पास मेन फ्रैगमेंट्स हैं उनको एक जगह पे स्टोर कर दें, और जो लेस क्रिटिकल हैं, नॉन क्रिटिकल फ्रैगमेंट्स हैं, उनको एक जगह पे ही हम स्टोर कर लें, एक साइट पे स्टोर कर लें। क्योंकि हो सकता है ना, वो हमने क्यों डिसाइड किया, और डिसाइड में ये भी हो सकता है कि जी रिक्वायर जो है वो फ़ौरन हमें ज़रूरत पड़ती है, या हमारे पास देख लें कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो मे बी हमें वीकली रिक्वायर हो, कोई हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मंथली रिक्वायर हो वो फिर क्वार्टरली रिक्वायर हो, हाफ ईयरली, ये इस तरह हो सकता है। तो जब इस तरह वो यानी डेली बेसिस पे रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि ज़रा अभी लेस इम्पॉर्टेंट है, अभी हमें हर वक्त तो नहीं चाहिए होता। तो इस तरह अगर कोई है तो फिर उसको हम इस तरह नॉन क्रिटिकल सेक्शन में कर देंगे और फिर एक ही जगह पे स्टोर करेंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी तो उस टाइम इसको एक्सेस किया जाएगा, एक ही जगह पे रख दें। यूज़र जब भी रिक्वायर करेगा वो एक ही लोकेशन से डाटा उसको प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन वो उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो हमारी डेली बेसिस पे ही उसमें टाइम रिक्वायर। जिस तरीके से जिस तरह अगर सपोज़ अगर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करते हैं, कॉलेज एकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो मंथली रिज़ल्ट जो है वो तो मंथ के आखिर में ही फिर फाइनल होता है ना। अब ऐसी जो प्रोसेसिंग है वो डेली बेसिस पे तो करनी नहीं ना। ये जो हमारा मंथली जो रिज़ल्ट स्टूडेंट का होगा वो तो एक मंथ के आखिर में, एक आफ्टर मंथ ही करना होता है ना वर्किंग, वो डेली बेसिस पे तो नहीं करनी, वीकली। तो इस तरीके से ये इसको डिसाइड किया जा सकता है कि अगर इस तरह है तो फिर इसको हाइब्रिड डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली डाटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है। अब इसके आगे फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ये अब फिज़िकल डाटाबेस डिज़ाइन का कंपोनेंट तो है, ठीक है। अब उसमें इसको सेपरेट अगर देख लेते हैं, फाइल ऑर्गेनाइजेशन ये हमने जो चैप्टर 1 में पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल की टाइप्स जो हमने देखी थी, ठीक है। ये इंडेक्स, सिक्वेंशियल और फिर ये डायरेक्ट और रैंडम। फाइल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द लॉजिकल रिलेशनशिप अमंग वेरियस रिकॉर्ड्स डेट कंस्टिट्यूट द फाइल। फाइल के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं उनका आपस में लॉजिकली ताल्लुक क्या है, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू द मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सेस टू एनी स्पेसिफिक रिकॉर्ड। एक्सेस करने के अकॉर्डिंगली आप ये इसको रेफ़र कर सकते हैं कि किस तरीके से फ़ाइल को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इन सिंपल टर्म स्टोरिंग द फाइल्स इन सर्टेन ऑर्डर। आप ये कर सकते हैं कि जो फाइल्स के अंदर जो डाटा जो है एक स्पेसिफिक ऑर्डर, जो इसकी टेक्निक है, मेथड है, उसके अकॉर्डिंगली जब स्टोर किया जाए तो इस मेथड को हम, इस प्रोसेस को हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फाइल स्ट्रक्चर्स रेफर्स टू द फॉर्मेट ऑफ द लेबल।
कि जो भी डाटा होगा, ज़ाहिर है कोई नाम तो उसको असाइन करेंगे ना, कि अब उस नाम हम क्या असाइन कर देंगे, ये डाटा जो है इसका नाम क्या है, रोल नंबर। इसका मतलब है ये डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, ये रोल नंबर कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी को कर रहा है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन is a method for physically arranging the records of a file on secondary storage devices। फाइल ऑर्गेनाइजेशन वो मेथड है, इसका मतलब है कि फ़ाइल के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं उसको फिज़िकली किस तरीके से उसको मैनेज अरेंज किया जाएगा ऑन एनी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, द सिस्टम डिज़ाइनर मस्ट आइडेंटिफाई डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स, लिमिटेशंस, ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स फॉर सेलेक्टिंग ए फाइल ऑर्गेनाइजेशन। जो सिस्टम डिज़ाइनर है वो डेफिनेटली सारे प्रॉब्लम्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मेथड होगा उसको सिलेक्ट करने के लिए डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उसको आइडेंटिफाई करता है, और उसके अकॉर्डिंगली वो प्रॉपर जो है ऑर्गेनाइजेशन मेथड जो है फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड सेलेक्ट करता है। ये कंस्ट्रेंट्स क्या हो सकते हैं? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस है, तो हार्डवेयर डिवाइस जो है कोई ना कोई लॉजिक को ज़हन में रखकर उसको डिज़ाइन किया गया और इम्प्लीमेंट किया गया। तो अब जो भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है इसके फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, जिस तरीके से अगर देखा जाए टेप डिवाइसेस जो हैं उसका मेथड क्या है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड के अकॉर्डिंगली उस हार्डवेयर को जो है वो मैनेज किया गया है, बनाया गया है। इसी तरीके से हमारे पास ये हार्ड डिस्क करते हैं, ये हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस जो डिवाइस है हार्डवेयर, तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको ज़हन में रखते हुए उसकी लिमिटेशंस को ज़हन में रख के सॉफ्टवेयर वाइज ऑर्गेनाइजेशन मेथड जो है फिर वो सिलेक्ट किया जाता है। तो ये पहला इसका क्या जी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा था कुछ, अब उसके जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका कोई आर्किटेक्चर है, कुछ लॉजिक है, कोई भी काम जब हम करते हैं तो डेफिनेटली कोई किसी लॉजिक को ज़हन में रख कर ही उसके कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई किया जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसमें वर्किंग होती है। वो इसका लॉजिक है, वो इसका आर्किटेक्चर है, बेस है। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसका आर्किटेक्चर क्या है, क्या फंक्शनलिटी वो प्रोवाइड कर रहा है, क्या फंक्शनलिटी जो है वो आपको वो प्रोवाइड नहीं कर रहा, फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है उसका क्या लॉजिक है, ये सारी चीज़ों को ज़हन में रख कर फिर ऑर्गेनाइजेशन मेथड जो है फाइल का वो उसको सिलेक्ट किया जाता है। यूज़र नीड्स फॉर स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डाटा। यूज़र जो है वो डाटा जो स्टोर करना चाह रहा है, जो डाटा एक्सेस करना चाह रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट किया जाता है। अब क्राइटेरिया जो है जो हेल्पफुल होता है फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड को सिलेक्ट करने के लिए वो क्या है, द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग ए फाइल ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलोज। क्या हो सकता है जी, क्या फास्ट एक्सेस आपको रिक्वायर है, या मीडियम एक्सेस या रिस्पॉन्स आपको मोस्ट क्रिटिकल एफिशिएंट रिक्वायर है, या लेस एफिशिएंट भी जो है वो सूटेबल है। फास्ट एक्सेस टू सिंगल रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, ईजी रिकॉर्ड एडिंग, अपडेट, रिमूवल विदाउट डिस्टरप्टिंग। आपको रिकॉर्ड जो आपने अपडेट करना है तो उसका आपकी जो है वो एफिशिएंसी कितनी आपको रिक्वायर है। स्टोरेज एफिशिएंसी कितनी रिक्वायर है कि डाटा स्टोर करना है, या इनकेस अगर डाटा लॉस हो जाता है स्टोर करने की ज़रूरत नहीं, रन टाइम पे ही वर्किंग हो रही है। प्रोटेक्शन फ्रॉम फेलियर डाटा लॉस, ये फेलियर डाटा लॉस जो है इसकी प्रोटेक्शन आपको रिक्वायर है कि नहीं है, कि डाटा बस एक दफ़ा हम वर्किंग करते हैं, डाटा को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। और डाटा जो स्टोर करना जो है वो स्टूडेंट की अगर आप एनवायरनमेंट के हवाले से बात करें, कि दफ़ा कंप्यूटर लैब के हवाले से बात करते हैं, तो वो उसकी वो जो रिक्वायरमेंट जो है वो स्टूडेंट की होती है कि अगर यहाँ पे कोई डाटा है, असाइनमेंट्स बना रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डाटा जो है उसको स्टोर करे, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट जो है इंटरनेट अकाउंट्स हैं, यूएसबीज़ हैं, वो खुद उसको मैनेज करे। अगर किसी हार्ड डिस्क पे कि जी वहाँ हार्ड डिस्क पे डाटा मेरा पड़ा था लॉस हो गया, तो फिर वो उस स्टूडेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मिनिमाइजिंग नीड फॉर डाटा रीऑर्गेनाइजेशन डाटा को रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत रहती है, मिनिमम है कि ये ऑर्गेनाइज बार बार हमें डाटा रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है। सिक्योरिटी रिक्वायर है कि नहीं है। अकोमोडेटिंग ग्रोथ के वक्त के हवाले से जो हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो आप क्या इसको भी आप सिस्टम का पार्ट बनाना चाहते हैं कि सिस्टम एफिशिएंसी इतनी हो कि अगर इन केस अगर फ्यूचर में भी कोई रिक्वायरमेंट है फिर भी वो सिस्टम वर्क करता रहे। क्या ये रिक्वायरमेंट एक दफ़ा बता दी बस उसके अकॉर्डिंगली वर्किंग होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आज का ये यहाँ पर इसको हम ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में बस वो एक ज़रा सा टॉपिक रह गया है, उसको कंप्लीट करके फिर हमारे एमसीक्यूज़ की तरफ हम
मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक इसका होगा चैप्टर 3 का, उसके बाद MCQs की तरफ चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।